जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी तक हमने जो मॉडल पेपर चल रहा था जैसे पार्ट 3 है और अभी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में हमने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड पार्ट 2 में हमने जूलॉजी बॉटनी को कवर किए थे। और यह पेपर हमारे यूपी के जो कि बीएससी में एडमिशन जिन साथियों को चाहिए, जिनका भी इंटर एग्रीकल्चर से है, उन बच्चों के लिए यह पेपर है। तो ये मॉडल पेपर प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित है। तो जितने प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस मॉडल पेपर में सेट किए हुए हैं। कोई क्वेश्चन इसमें नया नहीं है, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी साल में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन हैं, डेयरी से लेकर डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने पार्ट 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए किए थे और पार्ट 2 में हम एग्रीकल्चर जूलॉजी एंड एग्रीकल्चर बॉटनी को कवर कर चुके हैं। आज हम देखते हैं जूलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, इंजीनियरिंग, सॉइल साइंस एंड एग्रोनॉमी के क्वेश्चन को देखेंगे। तो 100 क्वेश्चन हमने अभी तक कवर कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो साथी इसका मॉडल पेपर चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान कृषि फाउंडेशन के जो चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर उपलब्ध है। और हमारा जो फेसबुक पेज है वहाँ पर भी इसकी PDF अपलोड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर ज्ञान कृषि फाउंडेशन के चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन स्वयं सॉल्व करिए, उसके बाद आप आंसर की मिलाने के लिए इस वीडियो को देखें। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 जो कि एनिमल हस्बेंड्री से है। तो डबल टोन्ड में दूध की मात्रा, डबल टोन्ड दूध में वसा की मात्रा। तो डबल टोन्ड जो दूध होता है उसमें वसा की कितनी मात्रा होती है? तो डबल टोन्ड में कितनी होती है वसा? 1.5% होती है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। और डबल टोन्ड में एसएनएफ जो होता है वो 9% होता है। और जो सिंगल टोन्ड जिसको टोन्ड मिल्क बोलते हैं उसमें वसा कितनी होती है? 3% होती है, लेकिन उसमें एसएनएफ 8.5% होता है। तो डबल टोन्ड में वसा कम होगी, एसएनएफ ज़्यादा होगा। टोन्ड में वसा ज़्यादा होती है, एसएनएफ कम होता है। कितना ज़्यादा होती है? तो डबल टोन्ड में वसा होती है 1.5% और टोन्ड में वसा होती है 3%। अगला क्वेश्चन है NDDB की स्थापना, मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। और 1982 में किसकी हुई थी? नाबार्ड की हुई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। 1966 में क्या था? 1966 में सीड एक्ट पारित किया गया था। तो यहाँ पे NDDB पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है पशुओं में दुग्ध ज्वर किस तत्व की कमी से होता है? दुग्ध ज्वर को बोलते हैं मिल्क फीवर। तो मिल्क फीवर जो होता है वो कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है। और जो फास्फोरस से क्या होता है? फास्फोरस की कमी से क्या होगा? पीका डिजीज। यफी जो आयरन की कमी से होता है एनीमिया, और आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर, जिसको घेंघा रोग के नाम से जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। रोग से भी पूछता है, कुछ संस्थाएं वो कभी स्थापना हुई थी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन किए हुए हैं, तो उसको प्रैक्टिस सेट में कैसे आप कर रहे हैं। जो भी आपको कुछ डाउट है तो अभी आप रिवीजन कर सकते हैं। अभी आपके पास 20 दिन का समय है, 11 जून को इसका पेपर है आपका। अगला क्वेश्चन है साग के बीज का pH मान कितना होता है? तो pH मान कितना होता है? 7.2 होता है। और मिल्क का pH मान कितना होता है? 6.6 के समथिंग होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या। तो भारतीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वो 50 होती है। और गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। जो विदेशी नस्ल की भैंस होती है उसमें 48 होते हैं। और जो भेड़ होती है उसमें 54 गुणसूत्रों की संख्या 54 होती है। अगला क्वेश्चन है कि गाय की दुकाजी नस्ल नहीं है। तो गाय की दुकाजी नस्ल कौन सी नहीं है? तो पूछा गया है। तो जो नागौरी है, तो नागौरी यानी कि सी ऑप्शन ये भागवाही नस्ल है। बाकी अंगोल, थारपारकर, कृष्णावली ये दुकाजी नस्लें हैं। और साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी ये
आपकी मिल्क फीवर मिल्च ब्रीड यानी कि दूध वाली नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी के शरीर का तापमान होता है, तो मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है? 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। गाय की टेम्परेचर कितना होता है गाय में? तो 101 होता है गाय में, और 102 होता है भैंस में, और 105 से 107 होता है मुर्गी में। यानी कि आपको टेम्परेचर से भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। थारपारकर तथा होल्स्टीन फ्रीजियन के संकरण से उत्पन्न नस्ल, यानी कि थारपारकर का क्रॉस होल्स्टीन फ्रीजियन से किया गया है, तो कौन सी नस्ल का विकास हुआ है? तो उस नस्ल का नाम था करन फ्राइज, जो कि NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल हरियाणा में है, वहाँ पे इसका क्रॉस किया गया था। भैंस के मांस को क्या कहते हैं? तो भैंस के मांस को क्या बोलते हैं? तो बुफेन बोलते हैं। और गाय के मांस को क्या बोलते हैं? बीफ बोलते हैं। मटन किसको बोलते हैं? भेड़े के मांस को मटन बोलते हैं। चिकन बोलते हैं किसके? मुर्गी के मांस को चिकन बोलते हैं। और चिवन किसके नाम मांस को बोलते हैं? बकरी के मांस को चिवन बोलते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हे में नमी की मात्रा, तो हे में नमी की मात्रा कितनी होती है? वो 12 से 15% होती है, और इसमें 80 से 85% शुष्क पदार्थ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लीची की वह प्रजाति जो डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त होती है, तो डिब्बाबंदी के लिए कौन सी प्रजाति उपयुक्त है? शाही। और लीची को टैग कहाँ? सहारनपुर लीची को GI टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट बॉल प्रजाति है, क्रिकेट बॉल किसकी प्रजाति है? तो क्रिकेट बॉल फालसा की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, पूसा कंचन किसकी प्रजाति है? तो पूसा कंचन जो प्रजाति है वो सलजम की वैरायटी है। फूलगोभी में बटनिंग की क्रिया होती है, तो बटनिंग की क्रिया नाइट्रोजन की कमी होने पर फूलगोभी में आती है, और नाइट्रोजन की अधिकता से फसल देर में पकते हैं, नाइट्रोजन की अधिकता से फसलों में इंसेक्ट पेस्ट का अटैक ज़्यादा होता है। तो बटनिंग की क्रिया जो होती है वो नाइट्रोजन की कमी से होती है फूलगोभी में। अगला क्वेश्चन है, अरेका शीतल प्रजाति है, तो अरेका शीतल किसकी प्रजाति है? वो ककड़ी की प्रजाति है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। विटामिन सी पाई जाती है, सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पाई जाती है? तो सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है, देखो सबसे अधिक विटामिन सी तो पाया जाता है कामो में, वो ऑप्शन में ना मिले तो बायोविटास चेरी होगा, बायोविटास चेरी भी ऑप्शन में अगर ना मिले तो आंवला होगा। तो सीक्वेंस है कामो बायोविटास चेरी आंवला, तो यहाँ पे बायोविटास चेरी दिया है, तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही होगा। किन्नौ प्रजाति विकसित हुई है, तो किन्नौ प्रजाति कहाँ विकसित हुई है? वो चीन में विकसित हुई थी। किन्नौ का क्रॉस किससे हुआ था? किंग एंड बिल्लो लीफ से क्रॉस से बनी थी किन्नौ। उद्यान विज्ञान के पिता कौन है? तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, वर्ल्ड में पूछेगा तो LH बैले हैं, और इंडिया में पूछेगा तो MH मैरीगोडा हैं। तो यहाँ पे उद्यान विज्ञान पूछे, इंडिया भारत नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा, LH बैले, BAILEY बैले। और पोमोलॉजी का अगर पूछेगा तो पोमोलॉजी के कौन है? डी कैंडोले हैं पोमोलॉजी के। और MS रंधावा किसके हैं? MS रंधावा हैं फ्लोरीकल्चर के फादर। आम्रपाली का क्रॉस है, तो आम्रपाली का क्रॉस किसके है? दशहरी इंटू नीलम, DNA दशहरी इंटू नीलम का क्रॉस से बनी है आम्रपाली। और मल्लिका किसका क्रॉस है? ND, नीलम इंटू दशहरी का क्रॉस है मल्लिका। रत्ना किसका है? नीलम इंटू अल्फांसो, जिसको बोलते हैं RNA, नीलम इंटू अल्फांसो रत्ना। और रत्ना का क्रॉस जब अल्फांसो से हुआ उसको बोलते हैं सिंधु। और सिंधु कैसी वैरायटी है? ये सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो है। तो ये जो चौथी डी ऑप्शन है ये सिंधु का है, और नीलम अल्फांसो जो है रत्ना का है, बी ऑप्शन जो है वो मल्लिका का है, और ए ऑप्शन इसका आम्रपाली का है, नीलम इंटू दशहरी। अमरूद की सबसे अच्छी बहार होती है, तो अमरूद की सबसे अच्छी बहार जो होती है वो
मृग बहार होती है। सबसे खराब कौन सी होती है? वो अम्बे बहार होती है। 3 बहारें पाई जाती हैं, मृग बहार, अम्बे बहार तथा हस्त बहार। अमरूद में पाई जाती है, अनार में भी पाई जाती है। आलू में कंद का बनना शुरू होता है। आलू में कंद कब से बनना स्टार्ट होता है? 40 से 45 दिन जब आपको सोइंग हो जाते हैं तब आलू में कंद का बनना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लीची में प्रवर्धन होता है। तो लीची में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो लीची में प्रवर्धन होता है वो एयर लेयरिंग के द्वारा होता है। पेंच बडिंग के द्वारा किस में होता है? आंवले में होता है। बेर का जन्म स्थान क्या है? तो बेर का जन्म स्थान भारत है। तो आपको जन्म स्थान किसका किसका याद रखना है? भारत किसका है, चाइना किसका है, अफ्रीका किसका है, अमेरिका किसका है और अफ्रीका किसका है, मैक्सिको किसका है। तो इतने देशों के जो जन्म स्थान हैं उनको याद रखना है कि इन देशों में किन किन फसलों का जन्म स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाल्व फसलें हैं। तो वाल्व फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो लहसुन एंड प्याज दोनों आती हैं, यानी कि इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सबसे सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? अगर देश में पूछा जाए तो चाइना है, इंडिया का दूसरा स्थान है। इंडिया में किसी राज्य को पूछते हैं तो पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक भूपरिष्कर यंत्र। ये आपके क्वेश्चन जो है वो इंजीनियरिंग के हैं। द्वितीयक भूपरिष्कर यंत्र नहीं है, तो कौन सा यंत्र नहीं है? हैगो जो है द्वितीयक भूपरिष्कर यंत्र नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है द्वितीयक भूपरिष्कर यंत्र नहीं है, तो नहीं को काट देंगे तभी क्वेश्चन सही होगा। तो हैगो जो है वो द्वितीयक भूपरिष्कर यंत्र है। बाकी जो बोल्ड है, जिज्जर हल है, देसी हल है, ये सब प्राथमिक भूपरिष्कर यंत्र में आते हैं। हालांकि जो देसी हल है वो प्राथमिक एंड द्वितीयक दोनों में है। तो खिंचाव की इकाई क्या होती है? खिंचाव की इकाई क्या होती है? केजी होती है, किलोग्राम में। ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा, तो ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा 2.2 से 4.3% होती है। कटाई मगाई तथा वसाई की जाती है। किस में की जाती है? कटाई मगाई तथा वसाई। तो जो कंपाइंड होती है वो काटता भी है और उसकी मगाई भी कर देता है तथा उसमें भूसा और दाने को अलग अलग भी कर देता है। तो उसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। पिस्टन के साइड वाला भाग क्या कहलाता है? तो पिस्टन के साइड वाला भाग जो होता है उसको स्कर्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, गर्मियों में प्रयुक्त स्नेहक तेल। तो गर्मियों में कौन सा तेल यूज करते हैं? SAE 40। तो राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। और सर्दियों में SAE 30, ये वाला SAE 30 सर्दियों में। गर्मियों में SAE 40। क्वेश्चन नंबर 32 है, 132, हल की खिंचाई पर प्रभाव डालते हैं। तो हल की खिंचाई पर कौन कौन प्रभाव डालते हैं? हल की गहराई भी प्रभाव डालती है और हल की चौड़ाई भी खिंचाई पर प्रभाव डालती है, जुताई की गति भी प्रभाव डालती है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति है। तो सूक्ष्म सिंचाई यानी कि माइक्रो इरिगेशन के अंदर कौन कौन सी पद्धति आती हैं? तो ड्रिप एंड बौछारी यानी कि स्प्रिंकलर, ये दोनों पद्धति माइक्रो इरिगेशन जो कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के अंतर्गत आती हैं। खुरपी का खिंचाव होता है। तो खुरपी का खिंचाव कितना होता है? 5 kg होता है। देसी हल का खिंचाव 80 kg होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 135, चरस जो होता है कितनी गहराई से पानी उठाता है? चरस है या ढेकली है या बैलेट जिसको बोलते थे, गहड, इन सभी की गहराई आपको पता होनी चाहिए। तो चरस कितने गहराई तक पानी उठाता है? 6 से 30 मीटर तक गहराई में पानी भरा है तो चरस आसानी से उसका उपयोग कर सकता है पानी को निकालने के लिए। तंबाकू किस ऋतु का फसल है? तो तंबाकू जो है खरीफ ऋतु की फसल है, यानी कि ऋतुओं के आधार पर भी फसलों के बारे में पूछता है कि कौन सी फसल किस ऋतु की है। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो आपेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? वो हाइग्रोमीटर, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और मृदा नमी जो होती है वो टेंसियोमीटर से नापते हैं। वर्षा
जो होती है वो रेन गेज के नाम से, रेन गेज से मापते हैं वर्षा को। जब मुख्य फसल नष्ट हो जाए तो उसके बीच में कम समय लेने वाली फसल उगाना। मानिए कोई आपने फसल लगा दिया, वो फसल नष्ट हो गई, तो जो समय को यूज करते हुए कोई शॉर्ट मतलब कम समय में जो फसल पक के तैयार हो जाती है उसकी खेती करना, ये क्या कहलाता है? कैच क्रॉप कहलाता है। जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। धान का जन्म स्थान क्या होता है? तो धान का जन्म स्थान होता है साउथ ईस्ट एशिया यानी कि इंडो बर्मा, और व्हीट का होता है साउथ वेस्ट एशिया। अभी आपने किन्नों का देखा ही था, चीन है। तो गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा होता है? तो लाल सड़न रोग जो होता है वो कवक यानी कि फंगस के द्वारा होता है। मृदा का अध्ययन करना कहलाता है, तो मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी, और चट्टानों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? वो पेट्रोलॉजी होता है। मृदा का निर्माण होना को क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस बोलते हैं। धान की औसत वाली प्रजाति कौन सी है? तो कालो जीरा है। प्रमाणित सीड के टैग का रंग होता है, तो जो प्रमाणित सीड होता है उसका टैग होता है सब ब्लू होता है, नीला। वाइट किसका होता है? फाउंडेशन का होता है। और गोल्डन किसका होता है? प्रजनक का होता है। अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि किसने विकसित की थी? तो हार्वर्ड एंड वार्ड ने इसको इंदौर की विधि को विकसित किया था। और बेंगलोर विधि को किसने विकसित किया था? CN आचार्य ने। एम स्वामीनाथन को क्या बोलते हैं? हरित क्रांति का जनक, जो कि इंडिया में। और नावल ई बोरलांग जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड के हैं। सस्य जलवायु क्षेत्रों को बांटा गया है। तो कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन को 15 क्षेत्रों में बांटा गया है, और एग्रो इकोलॉजिकल जोन को 20 क्षेत्रों में बांटा गया है। बाजरे की प्रथम संकर प्रजाति है, तो बाजरे की प्रथम संकर प्रजाति HB1 है, और HB1 सी ऑप्शन सही है। और HB4 जो है वो किसकी है? कपास की है। सोलम किससे बनता है? A एंड B को मिला के सोलम बनता है। A संस्था प्लस B संस्था जो होती है तो उसको मिला के सोलम बनता है। और जो रिगोलित होता है वो सोलम प्लस C या फिर A प्लस B C, इसको बोलते हैं रिगोलित। संकर मक्का के जनक हैं। संकर मक्का के जनक कौन है? GH सुल हैं, यानी कि राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। और संकर धान के कौन है? वो GS खुश हैं। BP पाल जो थे रोज बीडर थे। GS खुश है और YL पिंग, इसको आप देख लीजिएगा किसके हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे। गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन जो होता है वो कौन है? नोरिन 10 है। गेहूं के लिए नोरिन 10 और पैडी के लिए DGO जीन। क्वेश्चन नंबर 150, भारत की मुख्य खाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो भारत की खाई जाने वाली मुख्य फसल है धान, और विश्व में खाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? गेहूँ है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसल कौन सी है? मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे अधिक कौन सी फसल करती है? तो CNG करती है। लेकिन सबसे अधिक उपयोग किसका करते हैं? ढैंचा का उपयोग करते हैं। जूट के एक बाल का वजन कितना होता है? जूट के एक बाल का वजन होता है 180 kg, और कपास का एक बाल का वजन होता है 170 kg, 181 kg होता है मेस्टा का। क्वेश्चन नंबर 153, कपास की बीज दर कितनी होती है? तो कपास की बीज दर कितनी होती है? BT कपास की, तो BT कपास की बीज दर जो होती है वो 1 से 1.5 kg होती है। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की मात्रा, तो मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की मात्रा 7.8% होती है, जो कि सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा मूंगफली की खली में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 155, कैंट प्रजाति है, तो कैंट प्रजाति जो है वो जई एंड सोयाबीन दोनों की है, यानी कि इसका राइट आंसर D ऑप्शन सही होगा। बंगाल में अकाल पड़ा था। बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 1943 ईस्वी में पड़ा था।
किसकी वजह से पड़ा था? पायरिकोलोरिया ओराइजी, जो कि धान में एक जो डिजीज आती है उसके द्वारा होता है। सॉरी, जो पायरिकोलोरिया ओराइजी होती है वो ब्लास्ट ऑफ राइस होता है। बंगाल फैमाना आई थी हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी, जिसको बोलते हैं, किसके नाम से बोलते हैं? ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। तो कब आया था? 1943 ईस्वी में। एक आयरलैंड में आई थी डिजीज 1945 ईस्वी में, जिसको बोलते हैं, किसके नाम? ये पोटैटो में आई थी। अगला क्वेश्चन है 57, मैक्रोनी गेहूँ कौन सी है? मैक्रोनी गेहूँ जिसको बोलते हैं कौन सा है? तो मैक्रोनी गेहूँ कौन सा है? तो ट्रिटिकम ड्यूगम जो है उसको बोलते हैं मैक्रोनी या मैक्रोनी गेहूँ के नाम से जानते हैं। सबसे अधिक खेती किसकी होती है? ट्रिटिकम एस्टिवम की होती है, लगभग 85%, 85 to 87% भूमि पर। मतलब जिसे टोटल प्रोडक्शन होता है उसका सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है 87% इसका ट्रिटिकम एस्टिवम का। गेहूँ में ये पौधे का कितने प्रतिशत भाग CHO का बना होता है? तो CHO का भाग कितने % बना होता है? लगभग 90 या 95% भाग CHO का बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, कैल्शियम तथा बोरान के लक्षण पौधे के किस भाग पर दिखाई देते हैं? तो कैल्शियम एंड बोरान के लक्षण जो होते हैं पौधों के शीर्ष कलिका पर दिखाई देते हैं। और जो पुरानी पत्ती होती हैं इसमें किसके दिखाई देते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस के बीच में किसके दिखाई देते हैं? आपके जो जिंक की डिफिशियंसी हमेशा बीच में पौधों में दिखाई देती है। भारत में वनों का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो भारत में जो वनों का क्षेत्रफल होना चाहिए वो 33% होना चाहिए, लेकिन लगभग 24% के आसपास प्रेजेंट टाइम में क्षेत्रफल पर वन हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्रीकल्चर के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो होगा क्वेश्चन नंबर 161 से क्वेश्चन नंबर 100 GK GS एंड आपका मैथ बचे हुए हैं। तो ये पार्ट 3 था प्रैक्टिस सेट का। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट हो तो आपको समय से मिल सके। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।